जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। और अगले वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एल्गोरिदम के बारे में। जैसा कि मैंने पहले ही आपको पहले वीडियो में जब मैंने प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन दिया था, उसी से मैं बताया था कि एल्गोरिदम की, हालांकि डेफिनेशन तो मैंने तुम्हें नहीं बताई थी, लेकिन इतना एक आइडिया दिया था कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। एक्चुअली प्रोग्रामिंग मैंने जो बताया था कि कोई भी हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है, और हम उस सॉल्यूशन को इस तरीके से या इस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकें ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके, उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है। लेकिन मैंने उसमें एक चीज और बताई थी कि जब भी हम कोई प्रोग्राम्स बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, स्टेप्स में तोड़ लेते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स में, स्टेप बाय स्टेप। जब भी हम प्रॉब्लम्स को तोड़ते हैं, सॉल्यूशन को तोड़ते हैं स्टेप में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ डेफिनेशन भी दी गई है, इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग एज इन अवर डेली लाइफ, प्रोग्रामिंग में भी और अपनी डेली लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें सॉल्व करनी होती हैं। ठीक है। तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना होता है, उन प्रॉब्लम्स को समझना होता है अच्छी तरीके से कि प्रॉब्लम क्या है, और इसको समझेंगे कैसे, इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है। प्रॉब्लम को समझते हैं सबसे पहले कि प्रॉब्लम क्या है, और उसको फिर क्या करेंगे, समझेंगे इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो अंडरस्टैंडिंग दिस प्रॉब्लम एंड देन वर्किंग आउट अ सेट ऑफ स्टेप्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम। ठीक है। कुछ स्टेप्स पे हम काम करेंगे उस प्रॉब्लम से, उस समस्या से निजात पाने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अगर पूरे इस सिनेरियो को हम देखें तो इससे क्या समझ में आता है कि एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम एक तरीका है किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का। क्या है एल्गोरिदम? स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि लगभग सभी घरों में उपयोग में होता है। जैसे हमको चाय बनानी है, टी। ठीक है। अब ये मान लिया ये हमारी एक प्रॉब्लम है। ठीक है। ये हमारी एक प्रॉब्लम है, चाय बनाना। अब चाय बनाने के लिए हमने पहले समझा है इसको अच्छी तरीके से, प्रॉब्लम क्या है, चाय बनानी है। ठीक है। अब चाय बनाने के लिए हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि रिसोर्सेज हैं हमारे पास। उन रिसोर्सेज का यूज करके हमें क्या करना है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम हमारी क्या थी, चाय बनाने। रिसोर्स हमारे पास है, क्या क्या है, चाय पत्ती है हमारे पास, चीनी है, दूध है। ठीक है। इसके अलावा जो भी इंग्रेडिएंट्स, अदरक है, इलायची है, लौंग है। ठीक है। ये अलग से अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है। अब ठीक है, ये हमारे पास रिसोर्सेज है। अब देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो कुछ लोगों का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम एक है और उसका सॉल्यूशन हमें एक ही मिलेगा। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले पानी उबालेंगे। ठीक है। टी पॉट में क्या करेंगे, पानी उबालेंगे पहले। पानी उबालने के बाद फिर उसमें चाय पत्ती ऐड करेंगे। ठीक है। चाय पत्ती ऐड करने के बाद चीनी ऐड करेंगे। ठीक है। एक सेकंड। ठीक। चाय पत्ती ऐड करने के बाद चीनी ऐड होगी इसमें, फिर दूध ऐड होगा, और फिर कुछ देर तक हम इसको उबालेंगे, पूरे मिश्रण को। ठीक है। और उसके बाद हमारी चाय बन के तैयार है। अब इसमें यह भी हो सकता है कि किसी को पानी डालना पसंद ना हो चाय में, तो वो केवल दूध भी डाल सकता है। और चीनी और चाय पत्ती ये तो मैंडेटरी है ही, तो अगर चाय पत्ती नहीं डाली तो चाय कैसे बनेगी। ठीक है। चीनी नहीं डाली तो मीठी नहीं होगी। हाँ, ये स्किप कर सकते हैं कुछ लोग, इनको शुगर की बीमारी है, वो स्किप कर सकते हैं इसको। तो ये स्टेप जो नेसेसरी नहीं है अकॉर्डिंग टू अवर सॉल्यूशन। अगर हमारा सॉल्यूशन है कि हमें फीकी चाय पीनी है, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं।
ठीक है, इसे भी स्किप कर सकते हैं, कुछ लोगों को बिना दूध वाली चाय भी पसंद होती है, तो ये स्टेप भी स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो नेसेसरी स्टेप है कि चाय पत्ती को उबालना है, तो वो तो करना ही करना है। ठीक है, तो समझ में आया। एल्गोरिदम क्या है? किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, तो अब एक फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी क्या है। हाँ, क्या कह रही है एल्गोरिदम की डेफिनेशन? एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर विच डिफाइन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इन अ सर्टेन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट। तो मैंने चाय के एग्जाम्पल से, चाय बनाने के एग्जाम्पल से आपको बता दिया कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करने होते हैं और उनको किस ऑर्डर में हमें एग्जीक्यूट करना होता है, ताकि हमें हमारा आउटपुट मिल जाए। जैसे मैंने बताया कि किसी को चीनी वाली चाय नहीं पीनी है, लेकिन चाय पीनी है, मीठी नहीं पीनी, तो वो चीनी स्किप कर सकता है। किसी को बिना दूध की चाय पीनी है, तो दूध स्किप कर सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है आपके आउटपुट के ऊपर कि आपका आउटपुट आपको क्या चाहिए, तो उसके हिसाब से हमें अपनी स्टेप्स क्या क्या रखनी है। ठीक है, समझ में आ गया कि एल्गोरिदम क्या होती है। अब चलते हैं एल्गोरिदम की कैरेक्टरिस्टिक्स पर, यानी कि उसके गुण क्या होते हैं। एक एल्गोरिदम, एक अच्छी एल्गोरिदम कब कहलाएगी? ठीक है, तो सबसे पहले है अनएम्बिगियस। अनएम्बिगियस का मतलब होता है कि कोई भी एल्गोरिदम ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सामने वाले की समझ में ही ना आए, यानी उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का एरर ना होना चाहिए। जैसे कि मान लो आपने चाय में चीनी की जगह गलती से नमक डाल दिया, हो गया सत्यानाश। यानी कि अब चाय कैसी हो गई? एम्बिगियस हो गई। उसमें मीठे की जगह कैसा स्वाद आ रहा है? नमक का स्वाद आ रहा है। ठीक है, क्लियर भी नहीं है। ठीक, तो जो चाय है, यानी कि सॉरी, एल्गोरिदम है, वो कैसे होनी चाहिए? क्लियर और अनएम्बिगियस, यानी कि उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब गलती को हम कैसे समझ सकते हैं? और गलती यहाँ उसकी राइटिंग में, जैसे एल्गोरिदम हमने लिखी, चाय बनाने की पूरी स्टेप्स लिखी, सबसे पहले पानी उबालना है। ठीक है, फिर पानी उबालना, फिर उसके बाद दूध, चाय पत्ती डालना उसमें, फिर उसके बाद चीनी डालना। ये हमने स्टेप्स लिख ली हैं इसकी। अब चीनी की जगह नमक डाल दिया, क्या हो गया? ये जो एल्गोरिदम है वो हमारी कैसी हो गई? एम्बिगियस हो गई। ठीक है, तो एम्बिगियस नहीं होनी चाहिए। ठीक, इनपुट। अब एन एल्गोरिदम शुड हैव जीरो और मोर वेल डिफाइंड इनपुट्स। ठीक है, अब एल्गोरिदम में ये भी हो सकता है कि वो एल्गोरिदम इनपुट, इनपुट का मतलब होता है कि जिन रिसोर्सेज की हमें आवश्यकता है, वो रिसोर्सेज उस एल्गोरिदम के लिए जीरो भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि किसी को अगर मान लो केवल चाय, उबला हुआ चाय का पानी ही पीना है, उसे ना दूध चाहिए, ना चीनी चाहिए, ना कुछ और चाहिए उसमें, तो केवल क्या एक इनपुट आएगा? केवल पानी और चाय की पत्ती। ठीक है, किसी का मन हो रहा है कि नहीं चाय नहीं पीनी, लेकिन कुछ गरम 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 पीना है, तो केवल गर्म पानी पी सकते हैं। ठीक है, तो इनपुट जो है, यानी कि जो हम इंग्रेडिएंट्स देने वाले हैं अपने सॉल्यूशन के लिए, वो जीरो भी हो सकते हैं और जीरो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आउटपुट। अब देखो, एन एल्गोरिदम शुड हैव वन और मोर वेल डिफाइंड आउटपुट्स एंड शुड मैच द डिजायर्ड आउटपुट। ठीक है, अब हमने कोई एल्गोरिदम डिजाइन की, तो उस एल्गोरिदम में हमने इनपुट दिया, यानी कि हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स दिए, ठीक, या कुछ डेटा दिया हमने, और उस डेटा को देने के बाद जो रिजल्ट आया, यानी कि जो आउटपुट मिला, वो या तो एक आउटपुट होगा या एक से ज्यादा आउटपुट भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो आउटपुट है वो हमारे डिजायर्ड आउटपुट से मैच होना चाहिए, यानी कि हम जो चाहते हैं वो हमें
मिलना चाहिए। जैसे कि चाय का ही एग्जांपल ले लेते हैं, किसी को चाहिए बिना चीनी वाली चाय और किसी को चाहिए चीनी वाली मीठी चाय, तो कैसे दो आउटपुट मिले? एक तो बिना चीनी वाला और दूसरा मिला हमें चीनी वाली चाय, यानी कि मीठी। ठीक है, लेकिन दोनों ही केसेस में हमें क्या मिला? चाय मिली, दोनों ही केसेस में। यानी कि ये जो है आउटपुट सेटिस्फाई कर रहा है कि या तो एक आउटपुट मिले कि अगर मान लो हमारे पास, हमें केवल हमें अकेले को पीनी है तो चाहे वो मीठी भी हो सकती है, और अगर हमें मीठी नहीं पीनी है तो वो बिना चीनी वाली भी हो सकती है, तो एक आउटपुट। अगर मान लो दो लोगों को पीनी है, एक को मीठी पीनी है, एक को फीकी पीनी है, तो एक को हम पहले फीकी दे देंगे, फिर दूसरे के लिए हम मीठी बना देंगे। ठीक है, तो दोनों, एक से ज्यादा आउटपुट हो गए हमारे पास, लेकिन दोनों ही केसेस में हमारा जो फाइनल डिजायर्ड आउटपुट क्या था, हमें कि चाय चाहिए हमें वही, तो हमें वो फाइनल आउटपुट मिल गया। डिजायर्ड क्या है? चाय। ठीक है, इसके बाद अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है फाइनाइटनेस। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एल्गोरिदम की फाइनाइटनेस। यानी कि एल्गोरिदम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। जो स्टेप्स हम किसी एल्गोरिदम में ऐड कर रहे हैं, यानी कि अगर सॉल्यूशन को हम स्टेप्स में तोड़ रहे हैं, तो वो नंबर ऑफ स्टेप्स फाइनाइट होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक स्टेप हम चले, उसके बाद दूसरा स्टेप आ गया, फिर तीसरा आ गया, चौथा आ गया, मतलब स्टेप्स चलते ही जा रहे हैं, कहीं जाके हमें एंड मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट लूप में फंसते जा रहे हैं हम। जैसे आपने बहुत पहले एक गेम आया था, टेम्पल रन। कौन सा? टेम्पल रन मैंने भी बहुत खेला है, लेकिन मेरी कभी मैं एंड पे नहीं पहुंचा, कभी एंड पे नहीं पहुंचे। यानी कि इस ये गेम कुछ इस तरीके का था कि एक स्टेप क्लियर करो, दूसरी स्टेप आती जाएगी। यानी कि आप दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, आपको कोई एंड नहीं मिल रहा है। तो भाई एल्गोरिदम ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो, उसकी जो फाइनाइट स्टेप यानी कि जो एंड है, एक रिजल्ट है, वो ना मिले, एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप मिलती जा रही है। ठीक है, नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेप्स होने चाहिए। ठीक है, चूंकि ये गेम था और गेम बनाए डिजाइन ही इस तरीके से किया गया था कि कभी आप एंड पे ना पहुंच पाओ, लेकिन फिर भी कोई, और उसके लिए भी जो एल्गोरिदम डिजाइन की गई होगी, इसके लिए भी उसके भी कुछ फाइनाइट स्टेप्स होंगे। ठीक है, यानी कि ये जो टेम्पल रन गेम डिजाइन किया गया था, उसके लिए भी जो स्टेप्स होंगी एल्गोरिदम में, जो डिजाइन की गई होंगी स्टेप्स, वो भी नंबर ऑफ स्टेप्स फाइनाइट ही होंगी, इनफाइनाइट नहीं होंगी। ठीक है, तो फाइनाइटनेस ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, इसके बाद आती है फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी का मतलब ये है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज में ही हमारा काम हो जाना चाहिए। जैसे कि हम चाय बनाई, अब चाय बनाने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, पानी, दूध, चाय पत्ती और चीनी, इनमें हमारा काम हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर किसी को अदरक वाली चाय चाहिए तो अदरक नहीं है हमारे पास, लेकिन चाय बन जाएगी। चाय वाली, अदरक वाली चाय नहीं बनेगी, लेकिन चाय बन जाएगी। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज में हमारा काम हो जाना चाहिए। इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब एल्गोरिदम जो होती है उसमें स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन तो होती हैं, लेकिन ये किसी भी प्रोग्रामिंग कोड से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यानी कि किसी भी प्रोग्रामिंग कोड से इंडिपेंडेंट, सब इंडिपेंडेंट से मतलब है कि, यानी कि एल्गोरिदम कोई भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ये पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग पर ही काम करेगी, कि सी पे काम करे ये एल्गोरिदम, या सी प्लस प्लस पे काम करे, या केवल पाइथन में ही काम करेगी। ठीक है, या केवल जावा में ही काम करेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। एल्गोरिदम एक ब्लूप्रिंट होता है आपके सॉल्यूशन का, वो एक्चुअल प्रोग्राम नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि चाय के लिए जो स्टेप्स हैं,
वो हमने कहीं लिख के रख ली तो वो एक ब्लूप्रिंट है, वो एक्चुअल प्रोग्राम नहीं है। स्टेप्स आगे पीछे हो सकती हैं। ठीक है, जैसे किसी ने मैंने बताया था कि किसी को पानी मिलाना पसंद नहीं होता तो वो डायरेक्ट सीधा सीधा दूध उबाल देता है। ठीक है, इसी तरह दूसरा, ऐसा नहीं होनी चाहिए कि भाई चाय गैस पे ही बनेगी, इंडक्शन पे नहीं बनेगी। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कह दिया कि भाई चाय केवल गैस पे ही बनेगी, इंडक्शन पे बनेगी ही नहीं। ये नहीं होना चाहिए भाई। अगर ऐसा है तो आपकी एल्गोरिदम एम्बिगियस है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग कोड से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए पूरी तरीके से, यानी कि जो एल्गोरिदम आप डिजाइन कर रहे हैं वो किसी प्रोग्रामिंग पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। हाँ, ये आ गया कि एल्गोरिदम लिखें कैसे। तो भाई एल्गोरिदम लिखने का कोई वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि एल्गोरिदम हम केवल एक प्रोटोटाइप तैयार करते हैं अपने सॉल्यूशन का, कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है हम उसमें ये स्टेप्स अप्लाई करेंगे, या पहले ये काम होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। इस तरीके से हम स्टेप्स को डिफाइन करते हैं। अब उसको कोई वेल डिफाइंड तरीका नहीं होता, जिस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है कि भाई सिंटेक्स आपको इस तरीके से ही लिखना है। जैसे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारी प्रोग्रामिंग, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा में ये जो सेमीकोलन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आपने किसी स्टेटमेंट के आगे ये नहीं लगाया, और लगाना जरूरी है, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे एरर देगा, यानी कि वो गलती बताएगा कि आपने सिंटेक्स में गलती कर दी। लेकिन इस तरह का कोई स्टैंडर्ड एल्गोरिदम में डिफाइन नहीं होता। एल्गोरिदम सिंपल नेचुरल लैंग्वेज में लिखी जाती है, जिस तरीके से हम आपस में बात करते हैं। आप इंग्लिश में लिख सकते हो उसको, हिंदी में लिख सकते हो, या कोई भी जो लैंग्वेज आपको आती है आप उसमें एल्गोरिदम को लिख सकते हो, क्योंकि वो एक रफ सॉल्यूशन होता है प्रॉब्लम का। ठीक है, तो रफ सॉल्यूशन को हम कैसे भी लिख सकते हैं, कोई ग्रामर नहीं होती है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सूडो कोड। ठीक है, अब सूडो कोड जो होता है वो एक्चुअली, मैंने अभी बताया कि कोई फिक्स्ड ग्रामर नहीं होती है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स बोलते हैं। फॉल्स का मतलब है कि हमने एल्गोरिदम तो डिजाइन कर ली, लेकिन वो किसी भी प्रोग्रामिंग कोड पे, यानी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं है, ना तो सी पे, ना सी प्लस प्लस, ना जावा, ना पाइथन। यानी कि हम अगर एल्गोरिदम को डिजाइन कर रहे हैं तो वो जो सॉल्यूशन है वो सारी लैंग्वेजेस में के लिए सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये मैंने लिखा, यहां मैंने बताया सबसे पहले क्या है, हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। फिर क्या करना है, हमें एक सेंटेंस कहें उसको डिस्प्ले करना है। वो सेंटेंस क्या है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और उसके बाद ये करने के बाद स्टॉप हो जाना है। ठीक है, इसको करने के बाद स्टॉप हो जाना है। ठीक, तो सबसे पहली स्टेप क्या थी हमारी, स्टार्ट, देन डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड, और देन स्टॉप। अब इस ये एक स्यूडो कोड है। ठीक है, यानी कि हमें अगर कोई एल्गोरिथम स्टार्ट करनी है तो उसको स्टार्ट लिखना पड़ेगा वहां, फिर स्टॉप लिखना है, यानी कि हमें बताना है कि एल्गोरिथम स्टार्ट कहाँ से हो रही है और स्टॉप कहाँ हो रही है, और बीच में हमें उनसे क्या क्या ऑपरेशंस करवा रहे हैं। जैसे कि अभी हमने हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले कराया। ठीक है, हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, सी इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि ए और बी की वैल्यू को जोड़कर हम सी को असाइन कर दें। ये भी लिख सकते हैं हम डिस्प्ले इस हेलो वर्ल्ड की जगह पे, यानी कि दो वेरिएबल का सम करके वो हमें दे दे। ठीक है, तो ये जो है कुछ ये कहें कि सूडो वर्ड्स जो है वो डिफाइन रहते हैं एल्गोरिथम के लिए। ठीक है, जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग कोड पे डिपेंडेंट नहीं, यानी कि किसी भी प्रोग्रामिंग कोड में ये सूडो कोड जो है ये कोड्स यूज नहीं होते हैं। लेकिन ये जो तरीका है, ये जो एल्गोरिदम है, ये जो तरीका है हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने का, ये तरीका हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, चाहे पाइथन हो, चाहे जावा हो, चाहे
सी हो या C++। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सी में ही इस हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं पूरा एक प्रोसीजर लिखूंगा, कोड लिखूंगा, और उसमें एक फंक्शन आता है आउटपुट फंक्शन जिसे हम बोलते हैं प्रिंट एफ, और उसके अंदर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि ये तो हुआ प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर इसका। ठीक, तो ये देखो यहाँ किसी भी तरीके से एल्गोरिदम प्रोग्रामिंग पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक, मैं इसी तरह C++ में भी करा सकता हूँ, वहां सी आउट होता है। ठीक है, इसी तरह मैं पाइथन में करा सकता हूँ, पाइथन में केवल प्रिंट होता है। ठीक है, ठीक। अब ये यहाँ मैंने क्यों यूज किया, एक्चुअली ये पहले से डिफाइंड सिंटैक्स है। किसी भी मैसेज को, किसी वैल्यू को स्क्रीन पे किसी प्रोग्रामिंग के द्वारा डिस्प्ले कराने के लिए, आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए, ये पहले से डिफाइंड सिंटैक्स है। ये सी में, ये C++ में, ये आपका पाइथन में, तो ये पहले से प्री डिफाइंड सिंटैक्स है जिनका हम यूज करते हैं, और ये एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, ये कंपाइल्ड होते हैं। ठीक है, कंपाइलर पे जाके ये कंपाइल होते हैं, या इंटरप्रेटर पे जाके इंटरप्रेट होते हैं। ठीक है, ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं ये मैं आगे वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। ठीक है, बाकी देखो ये जो हमने सूडो कोड लिखा हुआ है ये कहीं भी एग्जीक्यूट नहीं होता, ये केवल ऑन पेपर सॉल्यूशन दिखाने के लिए होता है कि भाई हम ये सॉल्यूशन अप्लाई करने वाले हैं ऑन कंप्यूटर में, यानी प्रोग्रामिंग में हम ये सॉल्यूशन देंगे। अब उस सॉल्यूशन को हम प्रोग्रामिंग के सिंटैक्सेस यूज करके अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एल्गोरिदम केवल और केवल एक ब्लूप्रिंट होता है हमारे सॉल्यूशन का, जो हम एक पेपर पे लिखते हैं। और ये जरूरी क्यों होता है ये समझ लो, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस इसलिए है कि भाई जब भी हम सीधा सीधा प्रोग्रामिंग करने बैठेंगे तो वहां हमसे कोई लॉजिकल मिस्टेक ना हो, यानी कि हमारा जो लॉजिक है, जो प्रोसीजर है, उसमें कोई गलती ना हो। इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, पहले पेपर पे एक एल्गोरिदम के रूप में लिख लेते हैं अपनी नेचुरल लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसीलिए एल्गोरिदम का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। और जो भी स्टूडेंट्स जो BCA, MCA, बीटेक या PGDCA जहां भी प्रोग्रामिंग पढ़ाई जा रही है, उनके लिए एल्गोरिदम समझना, एल्गोरिदम बनाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपने एक बार एल्गोरिदम बना ली तो फिर प्रोग्राम बनाने में आपको, प्रोग्राम टाइप करने में, प्रोग्राम बनाने में आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपको एल्गोरिदम बनाना आ गया तो समझो आपको 50% प्रोग्रामिंग आ गई। ठीक है, इसीलिए एल्गोरिदम मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है प्रोग्रामिंग का। ठीक है, तो ये समझ में आ गई सारी चीजें। अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां से आपको ये सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, और वहां जाकर आप MCQ भी सॉल्व कर सकते हैं। जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड MCQs आपको वहाँ मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए जॉइन चैनल, टेलीग्राम चैनल को। और वहाँ जाके आप रिसोर्सेज, ये सारे PDFs आपको मिल जाएंगे, और MCQ भी मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो आपको मैं टॉपिक कराऊंगा वो है वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, क्यों यूज होता है, क्या होते हैं वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में देखें। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम।